टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज के सेट 1 में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। अगर डाटा की बात करें तो लगभग 71% क्या है हमारा क्षेत्र? पानी से घिरा हुआ, जलमग्न है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, जलीय ग्रह। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तभी जस्ट मैंने कहा कितना प्रतिशत? 71%। कितना प्रतिशत? 71% आपका जल से घिरा हुआ है। और फिर भूमिगत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो 29% भूमि क्षेत्र। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत भाग खारा पानी के रूप में सागरों में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत? तो लगभग क्या? 97%। कितना? 97% क्या है आपका? सागर और महासागर में है। अब एक चीज और इसमें समझने वाली बात है कि अब आपके पास जो, चूंकि ये पानी क्या है आपका? खारा है। ये पानी आप पी तो नहीं सकते हैं इसको। अब एक चीज देखिए, तो 3% आपका क्या हो गया? पीने योग्य पानी। 3% आपका क्या हो गया? पीने योग्य पानी हो गया। और इस 3% में भी लगभग 2.5%, लगभग 2.4% जो पानी है ये आपका कहां है? तो ग्लेशियर में है। कहां है ये? ग्लेशियर में है। ग्लेशियर में है और ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव में है। अब ये बात समझने वाली बात है। अब आपके पास कितना बचा? 0.6%। अब यही 0.6% पानी हम लोग पीते हैं। और यह पानी कहां कहां है? यही पानी आपका है नदी में, तालाब में और झरना में। यही पानी हम लोग पीते हैं नदी, तालाब और झरना से। 0.6% पानी। तो ये काफी इंपोर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, चलिए 4 को देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जल राशि का कितना प्रतिशत स्वच्छ या मीठा जल है? कितना? 50%, 75%, 3% या 80%? तो अभी जस्ट मैंने कहा कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर पीने योग्य पानी? कितना प्रतिशत है पीने योग्य पानी स्वच्छ या मीठा जल? तो मात्र 3%। कितना? 3%। वो भी 0.6% ही हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 5 क्या कह रहा है कि वनों के विनाश को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो वन के विनाश करने के लिए, क्योंकि वन कटेगा तो फिर क्या होगा? जल पर भूमि अपरदन की समस्या होगी। तो इसके लिए वन के विकास को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। और ये क्या बना? वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में बना। कब बना? 1980 में बना। इसको याद रखना है। ये अधिनियम जिस समय बना था उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर बना था। डेट याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1980 को बना था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6ठा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला तो देख लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980। और फिर आपका क्वेश्चन कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 ईस्वी में। कब लागू हुआ था वो? 1972 ईस्वी में। कब लागू हुआ था वो? 1972 ईस्वी में। क्लियर है? अगर एक और पूछ दे कि वन महोत्सव के संस्थापक कौन थे? तो के.एम. मुंशी। याद रखेंगे, के.एम. मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद में प्रश्न संख्या 7। चलिए 7 क्या कहता है? देखिए 7 कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो अब सबसे पहले याद रखिएगा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किससे? तो 48A 48A के तहत। 48A के तहत। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए 48A क्या है। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं 36 से 51 आर्टिकल। आर्टिकल 36 से 51 ये क्या है आपका? तो नीति निर्देशक तत्व है। क्या है आपका? ये नीति निर्देशक तत्व है। अब इस 36 से 51 में ही आता है 48A।
इसी में आता है। तो अब ये क्या हुआ, राज्य सरकार का दायित्व हो गया। तो राज्य सरकार का दायित्व है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करे, बेहतर से बेहतर उपाय करे। इसी में आर्टिकल 253 हम पढ़ाएंगे तो वहां पे दिया जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संधि होगी, जैसे पर्यावरण के लिए सम्मेलन होता है, वैश्विक सम्मेलन होता है, जैसे रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में हुआ था, तो इसीलिए कहा जाता है कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को क्या करेगी, फॉलो करेगी, अंतरराष्ट्रीय कानून को मानेगी, जो आर्टिकल 253 कहता है। और आर्टिकल 48 क्या कहता है कि राज्य सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रयास करेगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48A। आगे देखिए 8वां, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक हैं। अजैव घटक, अब अजैव के साथ अजैव घटक और एक लहर दिए जैव घटक। जैव घटक अब कुछ नहीं है, जैव घटक और लिखिए अजैव घटक। एक लाइन में अगर हम समझाने तो ये लिख दीजिए आपका निर्जीव, ये लिख दीजिए निर्जीव और ये लिख दीजिए सजीव। हो गया जैव घटक अजैव घटक। वैसे जो जीवित हैं सजीव हैं वो क्या है, जैव घटक। अजैव क्या है, मृत प्राय है, जैसे खाद है तो क्या मृत प्राय है, मिट्टी है तो मृत प्राय है, वो सब क्या अजैव घटक है। जीव जंतु पेड़ पौधे क्या सजीव है तो जैव घटक के अंतर्गत। वही अजैव अजैव क्लियर हो गया आसानी से। अब आते हैं क्वेश्चन में, अजैव घटक कौन है, तो अजैव का मतलब निर्जीव, तो वायु मृदा जीव जंतु, तो ये नहीं होगा, जीव जंतु है तो वो तो सजीव हो गया। वनस्पति मृदा जल, तो वनस्पति क्या हो गया, सजीव हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मृदा जल सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव सजीव है तो ये भी नहीं होगा। अब वायु मृदा जल, तो ये क्या है, ये तीनों निर्जीव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा आंसर क्या है, क्योंकि हमको क्या खोजना है, अजैव खोजना है। क्लियर, तो आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन हम लोग समझ लिए कि अजैव और जैव घटक क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। चलिए, तो जो भी साथी सक्षमता बैच से जुड़ना चाहते हैं, अभी आपका ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। 9709124019 इस नंबर पे आप लोग हाई लिखकर भेज दीजिए। नंबर यहां भी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अभी आप लोगों को सुविधा दी जा रही है, अभी आपका ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, प्रत्येक दिन 3 घंटे का ऑनलाइन क्लास मिल रहा है। सारे पीडीएफ मटेरियल्स मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मटेरियल इंपोर्टेंट मिल रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है मात्र 500 रुपये में। तो आज ही नामांकन लीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। इस नंबर पे हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा, फिर आप डिटेल पढ़ के निर्णय ले लीजिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न में। 9वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक की बात करें तो आपको अच्छे से पता है क्या जाएगा। चलिए इसमें तो लगता है ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन लगता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एक है आपका अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक अभी जस्ट हमने देखा, और एक जैव घटक, और एक जैव घटक। चलिए अब आपको निकालना हो तो सिंपल निकाल लीजिएगा कि वैसे जीव वहां वैसे ग्रुप जहां क्या सजीव रहते हैं, जो क्या है वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने जैसा संतति उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका जैव घटक के अंतर्गत आ जाएगा। अजैव घटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो निर्जीव है, जो निर्जीव है, न वृद्धि होगी, न अपने जैसा संतति उत्पन्न कर सकते हैं, न प्रजनन कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा अजैव घटक हो गया। जैसे अभी सिंपल एक ही एग्जांपल है, तो वायु, तो वायु क्या हो जाएगा आपका अजैव घटक, वायु अजैव घटक, मृदा अजैव घटक, जीव जंतु जैव घटक। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10। चलिए 10 को क्या कहते हैं, वर्ष 1901 से 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। सबसे पहले जानते हैं 1901 में जनसंख्या कितनी थी। 1901 की जनसंख्या की बात करें तो वो थी 23 करोड़। कितने थे, 23 करोड़। अगर आप 1991 की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 81 करोड़, लगभग 81 करोड़। अब इस डाटा को देखिए, 23 करोड़ और 81, लगभग 81-82 करोड़ के आसपास था। तो 23 करोड़ और 81 करोड़, देखिए कितना बढ़ा है। तो लगभग यहां पे देख लीजिए, अगर कितना बढ़ा है, 23 से 81 हो गया, मतलब लगभग 4 गुना नहीं 3 गुना से ज्यादा। तो लगभग क्या हो जाएगा 3.5 गुना, लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुआ है। यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ है, लगभग 3.5 गुना। याद रखेंगे, क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी 12वीं जनगणना थी,
सॉरी, ये आपका 13वीं जनगणना थी। क्या था? 13वीं जनगणना में क्या थी? लगभग 81-82 करोड़ आपका जनसंख्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? प्रश्न संख्या 11 को देखिए गौर से। क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 1986 में। कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसे क्या करना, पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। क्लियर? और इसी के तहत ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 253 मैंने कहा, आर्टिकल 253 और 48 से दोनों ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसको आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, चलिए 12 क्या कहता है? आप लोग जो भी साथी चैनल अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और जो भी आपके वीडियोस अपलोड होते हैं, जो भी एजुकेशनल हो या इंफॉर्मेशनल, जो भी आपके अपलोड होते हैं एजुकेशन जगत से, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसमें को 1986, और ये क्या है आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो आया वो आया 1996 में। कब आया? 1996 में। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ये भी याद रखने का प्रयास करना है। आगे देखिए 13 नंबर, पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है लेकिन हमारे लालच की नहीं, यह उक्ति किसकी है? तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो कि पृथ्वी क्या है, हम अपनी आजीविका के साधन के लिए जितने जरूरत की चीजें हैं वो सारे पृथ्वी से हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लालच पूरा करने लग जाए तो फिर हमको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग पेड़ों की कटाई कर दें, क्या होगा? हमारा लालच पूरा होगा, पैसे कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्यावरण में असंतुलन पैदा करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 को देखिए। चलिए 14 को देखिए, पर्यावरण प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 15 अगस्त किसका द्योतक है? तो 15 अगस्त सिंपल बात, 15 प्रदर्शनी हो रहा है तो 15 अगस्त में क्या क्या मत, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में कैसा ऋतु होगा? तो वो वर्षा ऋतु होगा। अगस्त में कैसा ऋतु होगा? अगस्त में वर्षा ऋतु होगा। और पर्यावरण का सही मापदंड जो होता है वो वर्षा ऋतु में, कि वर्षा के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण का बनावट है, पर्यावरण में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो सारा क्या है? वर्षा के आधार पर ही तय करते हैं। मौसम को अनुमान जो करते हैं या मौसम का जो बंटवारा करते हैं वो वर्षा के आधार पर ही करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। चलिए 15 नंबर क्या कहता है? विगत 200 वर्षों में जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि प्रकृति में असंतुलन का मूल कारण है। अब क्या प्रकृति में असंतुलन क्या है? 200 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि कारण। पहला, प्राकृतिक संसाधन के विदोहन पर नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन। अब देखिए ये दोनों बिंदु जो है कहीं ना कहीं क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके वजह से अनियंत्रित वृद्धि के असंतुलन भी बनता है। तो उसके लिए मूल कारण क्या है कि हम लोग प्राकृतिक संसाधन के विदोहन पर नियंत्रण करें और प्राकृतिक संसाधन के समुचित संरक्षण हेतु पर्यावरण का भी प्रबंधन करें। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोनों हमारा ऑप्शन सी, ये दोनों मूल कारण है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखिए। 16 कह रहा है मेव कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले समझना होगा कि सर मेव क्या है। MAV मेव, लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, मेन एंड बायोस्फीयर, इसका तो फुल फॉर्म हो गया। अब ये क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो संरचनात्मक किसका? पर्यावरण का। अध्ययन एवं शोध किस पर? तो पर्यावरण पर। विकास किसका? तो पर्यावरणीय विकास। और ये तीनों चीज क्या है? देखे जाते थे इनमें से सभी। और ये याद रखिएगा मेन एंड बायोस्फीयर का काम कौन देखता है? यूनेस्को के तहत। यूनेस्को में देखता है, कौन देखता है? यूनेस्को देखता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। तो जो भी साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करिए, हाय लिखकर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सक्षमता परीक्षा में 100% सफलता चाहते हैं तो आप लोग बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। चलिए यूनेस्को संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम है मैव, MBA, BMA, इनमें से कोई नहीं थी, कुछ नहीं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या? मैव, मैन एंड बायोस्फीयर। क्या पढ़ा हम लोगों ने?
मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18। चलिए 18 को देखिए, घरेलू आवश्यकता, सिंचाई तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु हम निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? समुद्री जल पर, भूमिगत जल पर, वर्षा जल पर, इनमें से कोई नहीं। हम लोग किस पर निर्भर करते हैं? भूमिगत जल पे। किस पे निर्भर करते हैं हम लोग? भूमिगत जल पे। किस पर? भूमिगत जल पे। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत? कि भूमिगत जल पे ही हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के द्वारा। वर्षा जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि में प्रवेश कर भूमिगत जल के रूप में संचित होता है? अब बारिश होती है तो बारिश का सारा जल भूमि के अंदर नहीं है, कुछ वाष्प बन जाता है, कुछ नदी नाला में चला जाता है। तो कुल जो कहा जाता है, कुछ डाटा के दृष्टिकोण से देखें तो कुल डाटा वो है 22%। कितना? 22%। 22% जो है वो वर्षा का जल भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जल मिशन की चर्चा कौन से स्वाधीनता दिवस में की थी? कौन से स्वाधीनता दिवस में? तो 56वीं। कब? 56वीं स्वाधीनता दिवस में उन्होंने क्या चर्चा की? राष्ट्र के नाम जल मिशन की चर्चा की, जल के इंपोर्टेंस पे बातें हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देख लीजिए। 21 क्या कह रहा है? कृषि मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? कब से चलाया जा रहा है? तो वो 1994 से। कब से चलाया जा रहा है? वो 1994 से। ठीक है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? 1994 से। कब से? 1994 से। तो याद रखिएगा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? इसका याद रखें, NWDP। कब? 1994। आगे देखिए 22 नंबर, उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? ये काफी इंपोर्टेंट है, नदी काफी इंपोर्टेंट है। तो उद्गम के आधार पर बांटा जाए तो वो 2 भाग में। क्या? उद्गम के आधार पे 2 भाग में। अब ये 2 भाग कौन कौन? तो एक उत्तर बिहार की नदियां और एक दक्षिण बिहार की नदियां। तो ये भी याद रखिएगा, जगह कहां? तो यहीं पे लिख लीजिए, एक उत्तर बिहार की नदियां, उत्तर बिहार की नदियां और एक दक्षिण बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां। अब जैसे उत्तर बिहार की नदी में कौन आ जाएगा? कोसी, महानंदा। अगर दक्षिण बिहार की तो कर्मनासा, पुनपुन। ये सारा क्या जाएगा? दक्षिण बिहार के अंदर। एक चीज और याद रखें, सोन नदी भी आता है इसके अंदर, दक्षिण बिहार में ही सोन नदी भी आएगा। अब मेन पॉइंट यहां देखना है, जो उत्तर बिहार की नदी होती है वो अस्थाई होती है। क्या होती है? वो अस्थाई होती है। और जो दक्षिण बिहार की नदी होती है वो क्या होती है? वर्षा आधारित होती। क्या होती है? वो बरसाती नदी कहलाती थी। ये काफी इंपोर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 23। चलिए 23 को देखिए, बिहार राज्य की कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं? देखिए अभी तो झारखंड अब अलग हो गया है, लेकिन झारखंड से पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना भी किसकी परियोजना थी? बिहार की परियोजना थी। तो अभी वर्तमान में हम लोग 3 परियोजनाओं को देखते हैं। कौन कौन? पहले तो आप लोग दामोदर देख लीजिए, फिर हम लोग गंडक नदी परियोजना देखते हैं, एक सोन नदी परियोजना देखते हैं और एक कोसी नदी परियोजना देखते हैं। तो अब तो ये झारखंड में चला गया, तो 1 2 3 ये मेन परियोजना हम लोग फिलहाल में अध्ययन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के बाद प्रश्न संख्या 24। 24 क्या कहता है? जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सफल कार्यक्रम है। क्या है सफल कार्यक्रम? संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन, सड़कों का पक्कीकरण, शहरीकरण और वर्षा। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों का जल संरक्षण से मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? पहला और चौथा। पहला चौथा किसमें है आपका? तो ऑप्शन सी, यहां है आपका पहला और
चौथा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आप देखते हैं सेट 1 का आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 आगे देखिए, क्षेत्र विशेष में मृदा जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त वाटर सीट प्रबंधन, जल संचयन कार्यक्रम, वनस्पति की उपस्थिति। तो ये नहीं होगा। तो क्या क्षेत्र मृदा जल और वनस्पति के संरक्षण कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? संयुक्त रूप से वाटर शेड प्रबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर शेड प्रबंधन कहेंगे। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था सेट 1 पर्यावरण अध्ययन का। तो जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं बिल्कुल अपना समय मत गवाइए और इस नंबर पे 9709124019 पर आप लोग हाई लिखकर व्हाट्सएप कीजिए, आप लोग को पूरा डिटेल मिल जाएगा। अभी जो भी साथी नामांकन लेंगे उनको मास्टर नोट्स भी एग्जाम से 15 दिन पहले मिलेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी साथी अभी नामांकन लेंगे उनको मास्टर नोट्स फ्री में मिलेगा। बाकी जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं, वो तो मिलेंगे ही। उसके अलावा मास्टर नोट्स उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक सेट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।